गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 10th एसएसटी का ज्योग्राफी पार्ट में ये छठा चैप्टर है जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज जैसा कि हम पहले भी समझा चुके हैं, जिनको ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं, और जिनके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है उनको हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो कुछ खनिज ऐसे भी हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इस चैप्टर को समझते हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज की परिभाषा एक बार देखते हैं। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। ये प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर हीरा व नरम चूना तक शामिल है। कहने का मतलब ये है कि नरम चूने से लेकर के कठोर हीरे तक हमारी प्रकृति में अनेकों खनिज उपलब्ध हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन अयस्क कहलाता है। जब खनिज के साथ कुछ अन्य तत्वों को मिला देते हैं तो इसको हम अयस्क कहते हैं। प्राय खनिज निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आग्नेय कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, विवरों में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज स्तरों में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, जिप्सम, पोटास आदि। कहने का तात्पर्य है कि चट्टानें तीन तरह की होती हैं: आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। इन्हीं चट्टानों की दरारों में, इन्हीं चट्टानों के भ्रंशों में, जोड़ों में और इन्हीं चट्टानों के बीच में हमारे अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनको हम खनिज कहते हैं। जैसे कि आग्नेय चट्टानों के बीच में मिलता है हमारा लोहा है, सोना है, तांबा है। ये आग्नेय चट्टानों के बीच में मिलते हैं। इस खनिज में धातु होते हैं, यानी कि धात्विक खनिज जो होता है वह होता है जिसको पिघलाकर तार बनाया जा सकता हो, उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि लौह खनिज, इनसे लोहा प्राप्त किया जाता है। लौह खनिज धात्विक खनिजों से कुल उत्पादन मूल्य में 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं: उड़ीसा, झारखंड पेटी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में दुर्गा, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, कर्नाटक के बेलारी, चित्रदुर्ग और चिकमलूर, तुमकुर पेटी। गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी जिले में महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये जो चार पेटी यानी कि इन क्षेत्रों का नाम है जहाँ पर मुख्य रूप से हमारा लौह युक्त अयस्क यानी कि लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिक मात्रा में उपभोग हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लौह अयस्क है यह किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि उसके पास लौह अयस्क उपयुक्त मात्रा में है तो वह अपने औद्योगिक विकास को और अन्य विकास को बड़े आसानी से कर सकता है। मैग्नेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क होता है उसमें 70% लोहांश होता है, इसलिए उसको सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम प्रकार का माना गया है। लौह अयस्क के बाद बात करते हैं मैग्नीज की। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रकार का खनिज है। इसका मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाओं, पेंट को बनाने में होता है। भारत के उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है और यह राज्य सबसे बड़ा मैग्नीज का उत्पादक राज्य है। जो हमारी जो मैग्नीज है इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर आदि के बनाने में किया जाता है और इसको इस्पात के साथ भी मिक्स किया जाता है। अलोह खनिज यानी कि जो अलोह हैं, जो एक तरह से लोहे की श्रेणी में नहीं आते। इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता। इनका उपयोग धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों के महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। अलोह खनिजों के उदाहरण हैं जैसे तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना। जैसे कि आपका लोहे के विपरीत अगर यदि हम बात करें तो तांबा
बॉक्साइट, सीसा और सोना अलोह खनिज हैं। तांबा जो है ये धातुवर्धक तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें, झारखंड का सिंहभूम जिला, राजस्थान की खेतड़ी खदानें तांबे की प्रमुख खदानें हैं। आपको समझ आया होगा। अगर आपसे पूछा जाए, मैप में कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी मुख्य खदानें तांबे की हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश की बालाघाट, झारखंड की सिंहभूम और राजस्थान की खेतड़ी जो है वो प्रमुख खदान हैं तांबे की। बात करते हैं बॉक्साइट की। एक तरह के इसको एल्यूमिनियम भी कहते हैं। यह पदार्थ होता है जिससे बाद में एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम एक हल्के धातु के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का है और सुचालक भी होता है, इसलिए इसमें जो है बहुत सारे हमारे यंत्र, कृषि के साथ ही बहुत सारा सामान, हवाई जहाज उद्योग में इसका काफ़ी उपयोग होता है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। यानी कि बॉक्साइट पाने की प्रमुख जगहें हैं जिनका अभी हमने वर्णन किया है। बच्चों, धात्विक खनिज में आपने देखा कि किस तरह के दो तरह के खनिज थे, एक लोह और एक अलोह। लोह में क्या थे? मैग्नीज और लोहा, और अलोह में थे तांबा, सोना, बॉक्साइट इत्यादि। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज, यानी कि जिनको पिघलाकर तार के रूप में नहीं बदला जा सकता, उन्हें बोलते हैं हम अधात्विक खनिज। इसमें अभ्रक प्रमुख है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। यह पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का होता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक और विस्वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण खनिज है। छोटा नागपुर के पठार, उत्तरी पठारी किनारा, बिहार की झारखंड कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अभ्रक के अग्रणी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रमुख जगहें हैं जैसे कि पठारी किनारा बिहार का, कोडरमा की खान, हजारीबाग पेटी, ये प्रमुख जगहें हैं जहाँ पर हमें अभ्रक प्राप्त होता है। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है और यह विद्युत का एक तरह से कुचालक होता है और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण यह खनिज है। बात करें खनिजों के संरक्षण की, तो क्योंकि प्रत्येक वस्तु इस प्रकृति में एक निश्चित मात्रा में है, हमें उसका संरक्षण करना इसलिए आवश्यक है ताकि जिस प्रकार हमने इन सब का उपभोग किया है उसी प्रकार आने वाली पीढ़ियां भी इनका अच्छे से उपभोग करती रहें। खनिजों का संरक्षण क्यों हो? खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अतः भूपर्पटी 1%। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय योग्य हैं, यानी कि ये एक प्रकार से दोबारा नहीं बन सकते, और यदि बनेंगे भी तो इनकी दर धीमी है और लंबी प्रक्रिया है, करोड़ों वर्ष इनके बनने में लगते हैं। भविष्य में खनिज की उपलब्धता बनी रहे, इसलिए इन खनिजों को हमें सोच समझकर उपभोग करना होगा। इनका बिना वजह इनको वेस्ट करना और बिना वजह इनको हानि पहुंचाना हमें अपने लिए ही नुकसानदायक सिद्ध होगा। खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय योग्य, यानी कि इनका दोबारा से इनको बनाया नहीं जा सकता। भविष्य में खनिजों की उपलब्धता बनी रहे, इसलिए इनका संरक्षण करना आवश्यक है। अब इनको कैसे हम इनका संरक्षण करें? खनिज संसाधनों को सुनियोजित ढंग से, सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए हमें तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। दूसरा, निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग और अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग करना होगा। कहने का मतलब यह है कि हमें जो कम महत्वपूर्ण अयस्क हैं उनका अधिक उपयोग करना होगा, उन्हें उपयोग करने की तकनीक बनानी होगी। जो रद्दी हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, उनका पुनर्चक्रण करना होगा। एक ऐसा तालमेल बनाना होगा कि सभी डिपार्टमेंट यानी सभी लोग इसके प्रति सचेत होकर और सही तरह से सोचें ताकि खनिजों का हम संरक्षण कर सकें। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तो खनिजों के विषय में बच्चों हमने बात की कि खनिज किस प्रकार के होते हैं,
कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से खनिज थे जो महत्वपूर्ण थे, कहाँ कहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं। इसके बाद उनका खनिजों का हमने संरक्षण कैसे करना है। अब बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की, यानी कि हमारे जो पावर रिसोर्सेज हैं। खाना पकाने में रोशनी और ताप के लिए, गाड़ियों में संचालन के लिए, उद्योगों में मशीनों को संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि बिना ऊर्जा के कोई काम संभव नहीं है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। परंपरागत साधन वो साधन हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से मानव ऊर्जा के उपयोग में करता आया है, जैसे कि उपले हैं, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, विद्युत है। ये सब वो संसाधन हैं जिनका हम लंबे समय से, प्राचीन काल से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग करते आए हैं, इसलिए उनको हमने कहा है परंपरागत स्रोत। दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। ये वो संसाधन हैं ऊर्जा के जो अभी नवीन हैं, यानी कि नए रूप से खोजे गए हैं, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है, परमाणु ऊर्जा है। ये सभी वो संसाधन हैं जो ऊर्जा के नए स्रोत हैं और अक्षय स्रोत हैं, कभी ना समाप्त होने वाले स्रोत हैं। साथ ही साथ इन स्रोतों से पर्यावरण को प्रदूषण का भी सामना नहीं करना पड़ता है, इसीलिए आधुनिक मानव के जीवन में इनका उपयोग और महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये वो संसाधन है जो बिना प्रदूषण फैलाए मनुष्य को एक लंबे समय तक, अनंत काल तक ऊर्जा की आपूर्ति कर सकते हैं। बात करें कोयले की, तो भारत में बहुतायत में कोयला मिलता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। भारत की तो लगभग 55% से अधिक बिजली कोयले के कारण ही बनती है, कोयले को जलाकर ही बनती है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो इसको देखते हैं कि जो हमारे पेड़ थे लाखों वर्ष पूर्व, वो जब ज़मीन में दब गए, उनके संपीड़न से, गहराई में दबने से जो वो गर्मी और अनेक रासायनिक क्रियाएं हुई, इनसे कोयला बना। कोयला 4 तरह का होता है। एक तो होता है पीट। ये दलदलों में 6 होते पादपों से पीट का उत्पन्न होता है। इसमें कम कार्बन होती है, धुआं अधिक देता है कोयला, और ये निम्न स्तर का कोयला है, इसलिए इसे निम्न ताप क्षमता इसके अंदर होती है। दूसरा लिग्नाइट होता है। यह भी निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है जो मुलायम होता है और अधिक नमी युक्त होता है। तीसरा होता है बिटुमिनस। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, जो वाणिज्यिक प्रयोग में अधिक लोकप्रिय है, यानी कि व्यापार में जो हमारे एक तरह से कंपनियां, फैक्ट्रियां जो चलती हैं पावर के लिए, वो उसमें इसका उपयोग अधिक होता है। और चौथा जो सबसे अच्छा है, जो बेस्ट क्वालिटी का है, वो है सर्वोत्तम, यानी कि एंथ्रेसाइट। यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है और यह अधिक गहराई पर ज़मीन में प्राप्त होता है। इसमें अधिक कार्बन होता है, यानी कि 90% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। तो 4 प्रकार का कोयला है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। अब बात करते हैं भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है। तो भारत में कोयला गोंडवाना टर्शरी निक्षेप में पाया जाता है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? दामोदर घाटी यानी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड का हिस्सा, झरिया, रानीगंज तथा बोकारो की खानें, गोदावरी महानदी, सोन तथा वर्षा नदी का क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र, और टर्शियारी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में ये क्षेत्र पाए जाते हैं। ये सभी वह स्थान हैं जहाँ पर भारत में कोयले के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। भारत कोयले के मामले में एक धनी देश है, लेकिन फिर भी हमें ये मानना पड़ेगा, क्योंकि यह एक सीमित साधन है ऊर्जा का, इसलिए हमें इसका उपयोग बड़ी सावधानी से और विवेकपूर्ण तरह से करना होगा। कोयले के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है ऊर्जा का, वह है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक प्रकार की कीचड़ युक्त ज़मीन के नीचे से निकलने वाला तत्व है। एक ये जो है, इसको बाद में रिफाइनरी में ले जाकर, इसको उत्पादन रिफाइनरी में ले जाकर इसको पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम और स्नेहक, इन सब में परिवर्तित कर लिया जाता है। शुरुआत में एक काले रंग के कीचड़ की तरह होता है और खाड़ी देशों से अधिकतर भारत अपना पेट्रोलियम आयात करता है। बात करते हैं तेल शोधनशालाएँ। संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में कुल पेट्रोलियम का उत्पादन का 63% भाग
मुंबई हाई से, और 18% गुजरात से, 16% असम से प्राप्त होता है। ये 3 वे क्षेत्र हैं जहां भारत का अधिकतर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक कहाँ पर होता है? मुंबई तटीय क्षेत्र यानी कि मुंबई हाई में होता है 63%, दूसरा गुजरात में होता है 18%, और तीसरा असम में होता है 16%। बात करें अगले हमारे पावर रिसोर्स की, वो है प्राकृतिक गैस। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन के औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, मुंबई हाई, सनिग्ध क्षेत्र, खंबात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। एक बात बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य है कि प्राकृतिक गैस भी उसी स्रोत से प्राप्त हो जाती है जहाँ पर हमारा पेट्रोलियम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस भी निकलती है जिसको बाद में एकत्र कर लिया जाता है। पहले ये बात पता नहीं थी, लेकिन बाद में कालांतर में ये भी पता चला कि प्राकृतिक गैस का उपयोग भी ईंधन के रूप में हो सकता है। यह आज के समय में एक आदर्श ईंधन है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए मनुष्य को एक भारी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है विद्युत। विद्युत एक बहुत महत्वपूर्ण मनुष्य का ऊर्जा संसाधन है। अब विद्युत बनती कैसे है? एक तो होता है जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अन्य विद्युत बनाने में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाकर टरबाइन मशीन चलाई जाती है, तब यह उत्पन्न की जाती है। तीसरा है नवीकरणीय योग्य संसाधन, जैसे कि भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं विद्युत उत्पादन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, जैसे कि भाखड़ा नागल बांध है, दामोदर नदी घाटी बांध है, रिहंद बांध है, टिहरी बांध है। भारत में ऐसे असंख्य बांध हैं जिन पर पानी को रोककर उस पानी को तीव्र धार से एक टरबाइन मशीन के ब्लेडों पर गिराया जाता है। जैसे ही टरबाइन मशीन घूमती है तो उसके घूमने से जो एक विज्ञान की भाषा में कहें इसको, तो खाली क्षेत्र में जब कोई कुंडली घूमती है तो वो जो है विद्युत का उत्पादन करती है। तो इसी तरह से विद्युत का उत्पादन होता है और फिर यह भारत में अनेक जगहों पर लाइनों के द्वारा भेज दी जाती है। इसी तरह से इसी कार्य को यदि हम कोयला जलाकर की करें, पेट्रोलियम को जलाकर करें, या किसी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके करें, या फिर हम जो है इसको किसी नाभिकीय ईंधन को जलाकर करें, तो यह वही कार्य होता है कि केवल हमें टरबाइन मशीन को घुमाना है। जिस भी तरह से हमें टरबाइन मशीन घुमाएंगे तो हमें विद्युत प्राप्त होती है, और यह विद्युत हमारे कल कारखानों, घरों और फैक्ट्रियों में सब में एक तरह से एक तरह से शक्ति का उपयोग है। और इसके बिना आज के समय में इसके बिना ना तो तकनीक को चलाया जा सकता है और ना ही इसके बिना आज के समय में उद्योगों को चलाया जा सकता है। वर्तमान समय में विद्युत परम आवश्यक है। ऊर्जा के संसाधनों की जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की, तो एक तो परंपरागत साधन थे जो पुराने थे, जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं, और दूसरे हैं गैर परंपरागत साधन यानी कि जो नए हैं। इन पर अगर हम बात करें, पहला है परमाणु ऊर्जा। ये परमाणु ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कुछ परमाणु तत्व होते हैं, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो स्वतः विघटित होते रहते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है। ये वो तत्व हैं जिनका उपयोग हम परमाणु शक्ति के रूप में कर सकते हैं, और इनसे मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग हम बिजली के रूप बनाने के रूप में कर सकते हैं। तो परमाणु तत्वों से मिलने वाली जो ऊर्जा है, बिजली है, उसको हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं, और यह ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत माना गया है। केरल में मिलने वाली जो मोनोजाइट रेत है, उसमें थोरियम की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। जो भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो रेत है, इसमें यूरेनियम और थोरियम की मात्रा पाई जाती है, और यह एक ताकतवर हमारा खनिज है। इसकी ताकत इतनी है कि इसकी ताकत से हम बड़े से बड़ा परमाणु बम बना सकते हैं। बहुत से देशों ने यूरेनियम संवर्धन करके अनेक परमाणु हथियार भी बनाए हैं, लेकिन भारत अपने यूरेनियम भंडारों का उपयोग अपने विद्युत उत्पादन के लिए कर रहा है। अनेक भारत में विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में नरोरा में हमारा परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। जैसा कि इसके नाम से पता है, सौर ऊर्जा यानी कि सूरज की ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ पर अधिकतर समय तेज़ गर्मी पड़ती है, तेज़ धूप पड़ती है।
इसी तेज़ गर्मी और धूप का प्रयोग हम बिजली बनाने में कर रहे हैं। हमने बहुत बड़ा एक पैनल तैयार किया है जिससे काफ़ी मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त की जा रही है और आने वाले समय में इस ऊर्जा को बढ़ाने पर लगातार काम किया जा रहा है। अधिकतर आप घरों के ऊपर और सरकारी कार्यालयों के ऊपर देखते हो कि बहुत सारे सोलर सेल लगे होते हैं जिनका उपयोग वहाँ से विद्युत बनाने में किया जाता है और यह विद्युत लगातार जितनी संख्या मात्रा में बढ़ेगी उतना ही हम कोयले की ऊर्जा से निर्भरता कम कर लेंगे। दूसरा है पवन ऊर्जा। भारत विश्व में पवन ऊर्जा की महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। भारत के पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकोइल में से मदुरई तक स्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म हैं। ये फार्म अधिकतर पवन चक्कियों के द्वारा पवन ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और पवन ऊर्जा भी एक गैर परंपरागत स्रोत है जो बिना प्रदूषण के ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा का एक और स्रोत है बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं के गोबर, मलमूत्र आदि से ये गैस प्राप्त की जाती है। इसके लिए एक संयंत्र बनाया जाता है जो बहुत ही सस्ता और कम लागत पर बन जाता है। इसमें किसान तमाम प्रकार के अपशिष्ट और पशुओं के गोबर इत्यादि को डाल देता है और इसी से ये जो गैस बनती है उसको बायोगैस कहते हैं। इसका उपयोग हम रोशनी के लिए, खाना पकाने की गैस के लिए कर सकते हैं और यह आधुनिक समय का एक अच्छा ईंधन है। बचे हुए अपशिष्ट को किसान अपने खेतों में खाद के रूप में उपयोग कर लेता है। ज्वारीय ऊर्जा। महासागरों की तरंगों का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा विद्युत उत्पादन करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है जिस पर लगातार कार्य भारत में किया जा रहा है। ऊर्जा का एक और स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय का मतलब होता है कि जब पृथ्वी की सतह गर्म हो जाए तो उस गर्मी को हम इसका उपयोग हम विद्युत बनाने में कर लें तो इसको हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पर्वतीय घाटी और पूगा घाटी लद्दाख में, यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है जिसके कारण अधिकतर कभी कभी ऐसे स्रोत होते हैं जहाँ पर पानी उबलता रहता है, तो इसी भूतापीय ऊर्जा का उपयोग भारत में विद्युत बनाने के लिए किया जा रहा है। इसी को हम भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, इस चैप्टर का जो अंतिम ये पीपीटी है इसमें हम बता रहे हैं कि ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे करें। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। ऊर्जा के विकास के लिए सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा के विकास के लिए सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने के 2 तरीके हैं। एक तो ऊर्जा की संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग, यानी कि हमारे पास जो ऊर्जा है एक तो हम उसको अच्छे से उपयोग करें, उसका वेस्ट ना करें, और दूसरा नए साधनों की खोज करें जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है, इनका उपयोग करें। यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। प्रयोग न करने पर बिजली बंद कर दें। बचत करने वाले विद्युत उपकरणों का प्रयोग करें। गैर परंपरागत ऊर्जा के जो साधन हैं उनको बढ़ावा दें। घर में किसी भी प्रकार की लाइट को अनावश्यक रूप से ना चलने दें। किसी भी प्रकार के वाहन को बिना वजह ना चलाएं। अधिकतर अगर यदि हम जाते हैं तो एक रूट पर हम कार शेयरिंग कर सकते हैं, सार्वजनिक वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी तरीकों का यदि हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण होगा। इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों हमने पढ़ा कि ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन दोनों को हमने पढ़ा। खनिज संसाधन जैसा बताया कि 2 तरह के थे, धात्विक और अधात्विक, और उनका फिर हमने संरक्षण पढ़ा। ऊर्जा संसाधन भी 2 तरह के थे, परंपरागत और गैर परंपरागत, फिर इनका संरक्षण पढ़ा। तो इस बच्चों आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे यदि शुरू से अंतिम तक, तो इसमें आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया गया है। चैप्टर को समझने के लिए आप इसको बार बार देख सकते हैं। जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ रहा हो वहाँ पर वीडियो को लाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो जो चैनल है उसको लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, शेयर भी किया करो, ताकि आपको ये वीडियो लगातार मिलती रहें। आशा आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।